अभी जम्मू कश्मीर में कुछ दिन मौसम रहेगा इसी तरह खुश्क और उसके बाद वापस होगी सर्दी रिवाइव। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 55। जैसे हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि कुछ दिनों में हम आपको सरकारी चालीसा नए नाम और नए रूप के साथ पेश करेंगे। हमें जरूर कमेंट करके बताते रहिए कि कौन सा नाम बेटर रहेगा इस इवनिंग राउंड अप शो के लिए। काफी सारे आपसे सुझाव आ भी रहे हैं, उन पे विचार चल भी रहा है और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बहुत अच्छे बेटर नाम के साथ हम आए। तो मेरा नाम है दीपक खजूरिया, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो शुरुआत पवन जी करते हैं। आज सबसे पहले तो फारूक अब्दुल्ला साहब का भी बयान आया है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बाद। उन्होंने कहा है प्रोवाइडिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी टू रोहिंग्याज इज प्राइम ड्यूटी। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार का फर्ज है कि अगर यहाँ रेफ्यूजी या बाहरी लोग रह रहे हैं तो उन्हें बिजली पानी प्रोवाइड की जाए। देखिए, बात अब ऐसे है कि जब ये लोग आए थे जी, उस समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही थी, कांग्रेस के साथ रही थी। ज्यादातर जो 8 से 14 के बीच में ही आए हैं। बिल्कुल, कांग्रेस एनसी जी, एनसी कांग्रेस जी, ये दोनों की सरकार रही। बिल्कुल, पीडीपी के साथ सरकार कांग्रेस की भी रही और पीडीपी के साथ बीजेपी की रही, लेकिन वो लेटर रही। उससे पहले ये लोग यहाँ बस गए थे जी। और जब ये बस गए थे तो इनकी संख्या जो थी उस समय जो यूएन चार्टर के हिसाब से बहुत कम थी जी। उसके बाद अवैध रूप में जब आना शुरू हुए तब ये सरकारें सो रही थी। उस समय क्यों जांच नहीं की गई? अब ठीक है, मैं मानता हूं कि आप मानवता के आधार पर कह सकते हो कि ठंड है, ठंड के बीच लोग कैसे रहेंगे, बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने की होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक तरफ से अगर कहा जाए तो फिर सबको गाड़ियों में भर के भेज दीजिए वापस। जी। यहाँ पर क्यों रखने हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है तो आप यहाँ पर क्यों रखे हुए, उनको भेज दीजिए। नहीं वो तो रखने की बात कर, वो तो देखिए, नहीं, वो दूसरे एंगल से बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला तो बात कर ही नहीं रहे बेचने की, वो तो कह रहे हैं हमने प्रोवाइड करना है। वो कहते हैं कि आप नहीं बेच पाए 10 साल में, अब वो यहाँ पर हैं तो हम उनको मरने के लिए नहीं पानी तो दे सकते हैं। मगर बड़ी बात यह है कि इसमें केंद्र का भी बहुत बड़ा रोल है। केंद्र सरकार को फाइनल डिसीजन लेना है कि आखिर ये नॉन लोकल्स जो हैं, नॉन इंडियंस जो हैं, इनका करना क्या है, कैसे डिपोर्ट करने हैं, कहाँ भेजने। देखिए, 2023 में हरदीप सिंह पुरी का एक ट्वीट आया था कि दिल्ली के पास फ्लैट्स भी दे सकते हैं ईडब्ल्यूएस जो बने हुए हैं, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर हैं। तो पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए कि जो इंट्रूडर हैं वो चाहे किसी भी कंट्री के हैं, आपके पास जहाँ तो आपने शरण दी है तो आप रख सकते हो। अगर आप वो ऐसे आए हैं तो आप निकालिए बात, क्यों रखने हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या जो इन दिनों भारत में दिख रही है हमारे पड़ोसी मुल्क की। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको देखते हुए जम्मू में आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन किया था सनातन धर्म सभा ने, मगर इनके साथ बहुत सारे संगठन जुड़े थे। हालांकि बीजेपी के नेता भी उसमें शामिल हुए, विश्व हिंदू परिषद के नेता, आरएसएस के नेता और कई सारे रिटायर्ड पुलिस और सेना के अधिकारी भी। तो इस प्रदर्शन का सीधा एक मकसद यही था कि केंद्र सरकार को ये कहा जाए कि जो हिंदू बांग्लादेश में जिन पे अत्याचार हो रहा है उनकी रक्षा की जाए। देखिए, ये बहुत जरूरी था और ये करना भी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थिति इस समय है, वहां पर जो वहां की आर्मी, वहां की जो सरकार है, वो लोग तो उनको प्रताड़ित कर ही रहे हैं। वहां की सरकार, वहां की आर्मी भी मंदिरों को आग लगा रही है, वहां पर लोगों को बचाया नहीं जा रहा। वो जो लोग बच रहे हैं वो अपने आप से बच रहे हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो अगर इतना बड़ा देश है, अगर यहाँ पर हम हिंदू की बात करते हैं तो यहाँ की सरकार को कड़े स्टेप लेने होंगे। वहां पर किसी न किसी तरीके से बॉर्डर खोलने चाहिए। अगर आप वहां पर उनकी मदद नहीं कर सकते हो तो आप वहां पर बॉर्डर खोलिए, वहां के लोगों को यहाँ तो ला सकते हो। अगर इतना इंट्रूडर बाहर का जहाँ बैठा उनको निकालिए, अपने लोगों को तो लाइए, उनको तो बचा लीजिए। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जम्मू कश्मीर का युवा लगातार मांग करता रहा है कि कुछ बदलाव करने की, और जब ये चुनाव हुए थे उसके बाद से ही युवा सड़कों पर आए थे। अब सरकार ने रिजर्वेशन पॉलिसी पर एक सब कमेटी का गठन कर दिया और इस सब कमेटी में खास तौर पे 3 कैबिनेट मंत्रियों को रखा गया है, जिसमें जावेद राणा, सकीना इतू और सतीश शर्मा है। और ये अपनी रिपोर्ट देंगे कि आखिर सरकार इस पे क्या सोचती है। बहुत अहम रहेगा पवन जी देखना इनकी रिपोर्ट क्या आती है। देखो, जम्मू कश्मीर में 70% रिजर्वेशन है
ओपन मेरिट में आपके पास 30% लोग बचे हैं जी। उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अदर कैटेगरी के जनरल में आ जाते हैं। तो आप एवरेज लगा के चलिए 22-23% आप ओपन मेरिट में रहते हो। तो ये मुझे लगता है ये अच्छा स्टेप था जो उमर सरकार ने कहा कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, कमेटी बनाएंगे, कमेटी चर्चा करेगी, उसके बाद देखेंगे। आप देखिए ना, रजौरी पुंछ पूरा रिजर्व हो चुका है, बिल्कुल पूरा। कोई भी रजौरी पुंछ में व्यक्ति है, किसी भी कम्युनिटी का है, उसको पहाड़ी स्टेटस दे दिया गया, और वहां पर SC स्टेटस भी है, SC वाले भी हैं। तो कम से कम एक क्राइटेरिया तो बनाइए कि ओपन मेरिट वाले कहाँ जाएंगे। अगर यही स्थिति रही तो ओपन मेरिट वाले तो रोड के ऊपर आ जाएंगे सब। उसमें लगता है कि बहुत अहम होगा देखना सब कमेटी की रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद सरकार तो फैसला लेगी, मगर रिपोर्ट जो आती है वो भी देखना बहुत अहम होगा। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कमेटी जो बनाने का, और कमेटी को पूरी जांच करनी चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए कि हम कितने परसेंटेज के ऊपर खड़े हो सकते हैं। सर्दियों में अक्सर आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि कारण ये रहता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मकान पहाड़ी जिलों में लकड़ी के होते हैं और लकड़ी में एक बार आग लग गई तो पूरा घर जल के राख हो जाता है। आज 2 आगजनी की मामले हमारे सामने आए। पहला आया MLA हॉस्टल श्रीनगर से, और गनीमत ये रहा कि श्रीनगर MLA हॉस्टल में उस समय कोई भी विधायक मौजूद नहीं था। सामान तो काफी जलकर राख हो गया मगर जान बच गई। वहीं दूसरी ओर भद्रवा एक घर में आग लग गई और वहां भी काफी नुकसान हुआ है। देखिए, सर्दियों के दिनों में अक्सर पहाड़ी इलाकों में, खास करके रजौरी पुंछ का जो पहाड़ी इलाका है, किसवा डोडा का जो यहाँ पर अक्सर घटनाएं ऐसी होती हैं कि घरों में आग लग जाती है। और वहां पर आप देखिए दूर दूर घर हैं लेकिन यूनाइटेड हैं, 10-12 घर इकट्ठे हैं, तो वो सब आपस में सटे हुए हैं। एक घर में लगती है तो आग वहां पर फायर टेंडर पहुंच नहीं सकता, और वहां पर लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन लकड़ को लगी आग को कौन कंट्रोल करेगा। बड़ी बात तो पूरा गाँव जल जाता है। कांगड़ी इस्तेमाल करना या आग का इस्तेमाल करना वो बहुत घातक रहता है। उससे भी हो सकता है, लेकिन MLA हॉस्टल वाला जो मामला था उसकी अभी जांच की जा रही है कि आखिर वो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। लेकिन एक कमरे में लगने के बाद पूरे हॉस्टल में कैसे फैल गई। वहां तो कंक्रीट भी है, लकड़ कम है, कंक्रीट बहुत ज्यादा है, तो वो जांच का विषय जरूर है क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर भी हुआ है। नारकोटिक क्रैकडाउन लगातार जम्मू कश्मीर में जारी है। जो लोग नारकोटिक में शामिल हैं, उनकी स्मगलिंग में, ड्रग पेडलिंग में, उनके ऊपर एक्शन लगातार हो रहा है। आज भी साउथ कश्मीर के अनंतनाग में एक ड्रग स्मगलर की 50 लाख की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। देखिए, ड्रग पेडलर के ऊपर जिस तरह से एक्शन हो रहा है इससे और ज्यादा होना चाहिए। आपका कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग में बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर जो ड्रग पेडलिंग का धंधा चल रहा है और ये लोगों ने बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर ली है। देखिए, आप एक कुल्ले में रहने वाला व्यक्ति 3 स्टार कोठी बना लेता है, 3 मंजिल की कोठी बना लेता है, 3 गाड़ियां घर में खड़ी रखी हैं, 3-4 मोटरसाइकिल रखे हैं, आखिर इतना पैसा दूध बेच के तो आया नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो ड्रग पेडलिंग के साथ साथ वेपन स्मगलिंग में भी शामिल होंगे। बिल्कुल। तो अगर क्योंकि ड्रग भी तो पार से आ रही है, अगर वो वहां से पार से आकर ये लोग बेच सकते हैं तो देश विरोधी काम भी तो कर सकते हैं। तो इन्हीं को टेररिस्ट की श्रेणी में रखकर अगर कार्रवाई होती है तो बहुत बड़ी एक्शन है। इसके ऊपर हम कहते हैं कि और ज्यादा प्रॉपर्टी सीज करिए और इन लोगों को पकड़कर PSA के तहत अंदर डालिए। इस साल चाहे समय पर सर्दी शुरू हुई है और पहली स्नोफॉल भी जो है चिल्ले कला से पहले हो गई है, मगर अभी 20 दिसंबर तक मौसम ड्राई रहेगा, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। और जम्मू में बारिश और कश्मीर में अगली बर्फबारी 20 दिसंबर के बाद ही होगी, मगर सर्दी लगातार बढ़ सकती है और सर्दी की ठिठुरन जो है वो भी जारी है। वो अभी भी शुरू है। हम बाहर खड़े हैं और तो हाथों में ठंड लग रही है, चेहरे पे ठंड लग रही है। आप कपड़े तो डालते हो लेकिन जो ठिठुरन है वो है। सुबह आप जब निकलते हो सैर के लिए बाहर, उस समय बहुत ज्यादा ठंड होती है। हालांकि जो उम्मीद जताई जा रही थी कि 10-12 दिसंबर के आसपास बारिश हो सकती है, तो बारिश होने से थोड़ा सा लोगों को भी राहत मिलेगी। जो बीमारियां इस समय हैं, खुश्क ठंड से जो गले की प्रॉब्लम है, नाक की प्रॉब्लम है, सर दर्द की ज्यादा इस समय ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को है, तो बच्चों के लिए ज्यादा मुश्किल है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। तो बारिश का होना बहुत जरूरी है और बारिश इस समय किसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। और आज 10 दिसंबर है और अगर 20 कह रहा है मौसम विभाग तो समझ लीजिए 10-12 दिन अभी आपको ड्राई मौसम तो रहेगा। लेकिन किसानों के लिए 20 दिसंबर बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको मार्च अप्रैल में गेहूं की फसल जो है वो काटनी है। अभी तक बोई भी नहीं। मौसम भगवान पे ऊपर वाले पर डिपेंड है, इसमें तो सरकार को भी दोष नहीं। सरकार को क्या कर सकते हैं, सरकार का तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऊपर वाले को भी सोचना पड़ेगा कि भाई 20 दिसंबर तक अगर बारिश आती है तो जो किसान है वो कहाँ जाएंगे। चलिए पवन जी, बहुत धन्यवाद तुम्हारे साथ धन्यवाद के लिए। तो मौसम भी खुश्क रहेगा और अभी ड्राई भी रहेगा। तो जैसे पवन जी कह रहे हैं कि ऊपर वाले को भी सोचना चाहिए, तो ऊपर वाला तो सबका सोचता है, हमें भी एक दूसरे का सोचना चाहिए। इसलिए चाहे मौसम खुश्क रहे मगर रिश्तों में गर्माहट बनाए रखिए, क्योंकि खुश्की ड्राइनेस ना मौसम के लिए अच्छी है ना रिश्तों के लिए। तो आज के सरकारी चालीसा में इतना ही। कल
फिर अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे, मगर नाम जरूर सुझाते रहिए और हम भी वर्क कर रहे हैं कि बेटर से बेटर नाम क्या हो, और साथ ही एक नए रूप में आपसे मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।